हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन पिनल कोड 1860 का। हम जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस की हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे सेक्शन 84 की। जो हमारा सेक्शन 84 होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे को समझने के लिए। देखिए, जो सेक्शन 84 है ये हमारी बात करता है जनरल एक्सेप्शंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर्संस की। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जब यहाँ पर बात करते हैं मैं आज आपको जो ये लेक्चर देने वाला हूँ, जो आपको टॉपिक क्लियर करूँगा, ये इकलौता एक ही सेक्शन में आपसे आज डील करूँगा, सेक्शन 84 को। देखिए, सिर्फ ये समझाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक रीडिंग करके बता दूँ। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डाउट जो आपके माइंड में आ सकता है उसको मैं आज आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है सेक्शन 84, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकलता है, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है ये वर्ड इटसेल्फ इज अ वाइडर टर्म। इसको वाइडर टर्म्स में समझने के लिए हमें आज का आपको ये लेक्चर पूरा सुनना पड़ेगा। इस लेक्चर को जब आप पूरा सुनेंगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो कितनी वेज में आप इसमें कंसिडर करेंगे और कौन सी वेज हैं जो इसमें कंसिडर नहीं होंगी, और उसके ऊपर हमारी वेरियस ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उनकी अथॉरिटीज़ के साथ। तो चलिए, इसको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, वीडियो क्योंकि लंबी होने वाली है तो इसको हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है 84। 84 जो सेक्शन हमारा यहाँ पर आता है, इसको पहले हम बेयर एक्ट को थोड़ा सा रीड करते हैं। इसका टाइटल देखिएगा, टाइटल बोलता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड। उसके बाद हमारी मेन क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय ए पर्सन, विच इज डन बाय अ पर्सन हु कौन, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, उस टाइम पे करते हुए, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बाय रीजन क्या होगा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट। देखिए, यहां पर जो एक वर्ड अंडरलाइन करने का है, सबसे पहले आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें सबसे पहली जो आती है नथिंग इज एन ऑफेंस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर उसके बाद यहां पर जो कॉमा लगाने के बाद एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जी हाँ, ये वर्ड आपको जरूर नोट करना है जो कि मैंने आपको बताया है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर निकलता है इस पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये नहीं है कि आप पहले अनसाउंड थे या बाद में अनसाउंड थे। एक्ट के टाइम पर अनसाउंड होना आपका बहुत जरूरी है, ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एंशिएंट लॉ की अगर हम यहां पर बात करें, एंशिएंट लॉ में मनुस्मृति के अंदर वॉल्यूम 8 पेज 312, वहां पर बात करते हैं, अ चाइल्ड इज एन इंसेन पर्सन एंड इम्यून्ड फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी। क्या बात करते हैं कि जो चाइल्ड है वो इम्यून है क्रिमिनल लायबिलिटी से। ये हमारी बात कहां पर करते हैं, मनुस्मृति के वॉल्यूम 8 पेज 312 के अंदर। फिर लेकिन जब हमारा इंग्लिश लॉ की बात आती है तो वहां पर एक टर्म यूज करते हैं जो बोलते हैं कि अ मैड मैन हैज नो विल। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड निकलता है। देखिए, हिस्ट्री से ही आपको सारी बातें समझनी पड़ती हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो आपको एक सेक्शन की पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक सेक्शन को पढ़ना एक लॉ एस्पिरेंट के लिए एक सिर्फ बेयर एक्ट की रीडिंग करना ही नहीं होता, उसको उसकी एक हिस्ट्री जानना और उसका प्रोस्पेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आगे जाके उसको किसी को अगर समझाना है, प्रैक्टिकली उसे यूज़ करना है, जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, टीचिंग लाइन में यूज़ करना है, या किसी भी वे में आपको इसको यूज़ करना है, तो आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से ही आप एक अलग निकल कर आते हैं, अलग स्टूडेंट निकलते हैं, अलग एडवोकेट निकलते हैं, अलग एक जज बनते हैं। तो इसी मोटिव के साथ मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो जब मैंने इंग्लिश लॉ की बात की तो यहाँ पर एक टर्म यूज होती है इसके लिए, वो कौन सी है, फ्योरिस नुला वॉलेंटेसिस्ट। कौन सी, फ्योरिस नुला वॉलेंटेसिस। क्या बोलते हैं ये, इस टर्म का मतलब है कि अ मैड मैन हैज नो विल, कि जो एक मैड मैन है उसकी कोई भी विल नहीं होती। तो जब यहां पर हमारे सेक्शन में एक बात बोली गई है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसमें जो वर्ड यूज किया है, तो इसमें जो वर्ड यूज करने का रीजन है
वो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यहां पर एक वर्ड ये नहीं यूज किया गया कि वो मैड है, इंसैनिटी है, लूनेसी है या इडियोसी है। कौन कौन से वर्ड यूज नहीं किए? वो मैड नहीं है, इंसेन नहीं है, लूनेसी नहीं है या इडियट नहीं है। देखिए ये जो वर्ड मैंने आपको बताए ये सारे के सारे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर एक मैकॉले, जो लॉर्ड मैकॉले है, अगर वो यहां पर वर्ड यूज कर देते मैड, तो मैड जो एक टर्म है वो बहुत ही माइन्यूट सा टर्म बनकर रह जाता और इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाता। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का वर्ड यूज किया गया है। तो जब यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं लूनेसी का, तो लूनेसी का मतलब आता है कनेक्टेड विद द मून। देखिए आपको ये टर्म्स जाननी इसलिए जरूरी हो जाती हैं क्योंकि आप बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं या तो पागल है, तो मैड है, यू आर मैड, यू आर इनसेन। तो हमें उसका बेशक मतलब ना पता हो, हम इनसेन को क्या बोलते हैं कि तुझे समझ नहीं है। मैड का मतलब क्या समझते हैं कि तेरे को तो पता ही नहीं है, तो क्या कर रहा है, मुझसे पूछ क्या है ये। तो हम इसका अपने ही मन से मीनिंग निकाल लेते हैं। लेकिन लॉ के टर्म्स में, कोर्ट में प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होता है। लॉ इसमें बहुत ही अलग वे निकलता है। आपको इसके लिए ये समझना चाहिए। फिर तो जब यहां पर मैं लूनेसी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद द मून। तो जब जैसे जैसे मून के अंदर चेंज आता है वैसे वैसे ही लूनेसी का जो पर्सन होता है, लूनेटिक पर्सन होता है, उसके अंदर चेंज आता है। फिर जब मैं बात करता हूं यहां पर इडियट की, इडियट टर्म जिसके लिए यूज होता है वो उसी के लिए यूज होता है जो बच्चा या आदमी बचपन से ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उसमें हो। तो इडियट उसी के लिए ही यूज होगा जिसका स्टार्टिंग से ही मेंटली डिसेबल्ड है या फिर अनफिट है। तो जो नॉन कॉन्शियस होते हैं बचपन से ही, तो उन्हें हम यहां पर इडियट बोलते हैं। तो इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल निकल कर आता है इडियट का। वो ये है कि एक इडियट पर्सन अपने साथ सोते हुए इंसान की गर्दन काट देता है, ये सोचते हुए कि जब वो सुबह उठेगा अपनी गर्दन को ढूंढेगा तो बड़ा मजा आएगा। तो ये इडियोसी को समझने के लिए बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। तो इन्हीं पर्सन्स को जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। देखिएगा बहुत ही वाइडर टर्म है ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो इसको ध्यान से समझते रहिएगा। और हाँ, आप नोट जरूर बनाएं, अपने नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। मेरी वीडियो सुनने से आपको ये एक बार तो समझ आ जाएगा, लेकिन मेमोराइज करने के लिए इसको आप बेरेक्ट और अपने नोट्स साथ लेकर बैठे, रजिस्टर पेन, उसमें आप जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो नोट करते रहें वर्ड टू वर्ड, ताकि आप उसके बाद जब रिवाइज करें तो आपको ये बात समझ आए। नहीं समझ आती है, इस वीडियो को बार बार सुने, किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका फायदा ही है इसको सुनने का, कोई नुकसान नहीं होगा। पढ़ने से कभी भी नुकसान नहीं होता। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको हर एक बात एक अलग समझ आएगी, अलग तरीके से आप उसे समझेंगे और अच्छे से आप उसे लिखेंगे। तो फिर उसके बाद जब मैं बात करता हूं इंसैनिटी की, इंसैनिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है? बहुत सारे टाइप की इंसैनिटी होती है, उसमें से एक है डिमेंशिया नेचुरलिस्ट। डिमेंशिया नेचुरलिस्ट, इसका मतलब ये है कि जो नेचुरली हो। फिर उसके बाद हमारी जो इंसैनिटी में अलग वर्ड यूज करते हैं, डिमेंशिया एक्सीडेंटलिस्ट। डिमेंशिया एक्सीडेंटलिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ माइंड आफ्टर द एक्सीडेंट। और उसके बाद डिमेंशिया एडवेंचर्स। डिमेंशिया एडवेंचर्स, जिसका मतलब है कि जिसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो उसकी इंसैनिटी है, वो धीरे धीरे बाय द गैप ऑफ द टाइम वो इंक्रीज होती है। तो ये हमारी इंसैनिटी की यहाँ पर बात की गई है। और ये जो 3 टर्म है ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, कौन कौन सी? डिमेंशिया नेचुरलिस, डिमेंशिया एक्सीडेंटलिस, डिमेंशिया एडवेंचर्स। इन तीनों का मतलब आपको समझा चुका हूं, इनको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। मूव करते हैं आगे। तो मैं अब आपको कुछ सिचुएशंस वाइज इसको मैं आपको एग्जांपल को क्लियर करूंगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का सबसे पहला मैं आपसे सिचुएशन शेयर करूंगा जिसको हम बोलते हैं एब्रेशन इन बिहेवियर। एब्रेशन इन बिहेवियर का क्या मतलब है? एब्रेशन इन बिहेवियर का मतलब होता है कि जब आपका बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर चेंज हो जाता है,
कब? कार का एक्सीडेंट होना, घर में किसी की डेथ हो जाना, एक लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाना और उसका चूड़ियां तोड़ना, मेंटली बिहेव करना, वो सिचुएशन। तो इसे जो हम बोलते हैं एब्रेशन इन बिहेवियर। एब्रेशन इन बिहेवियर को हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कैटेगरी से निकालकर इसे हम बोल देते हैं मेडिकल इंसैनिटी। तो यहां से हमारी डिफरेंशिएशन क्या निकलती है? मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी। इन दो बाइफर्केशंस के साथ हमें अब इसे समझते चलना है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेडिकल इंसैनिटी से। मेडिकल इंसैनिटी की जो हमारी टर्म है, जब एक लेडीज के हस्बैंड की डेथ हुई, वो शोक मना रही थी, वो रो रही थी, अपनी चूड़ियां तोड़ रही है, माथा पीट रही है, मेंटली बिहेव कर रही है, लोग कह रहे हैं पागल जैसे बिहेव कर रही है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि छत पर उसका बेटा गिर गया, तो उसी टाइम वो अपना कॉन्शियस को कंट्रोल करती है, माइंड उसका स्टेबल है उस टाइम पर, और वो भागकर अपने बच्चे के पास जाती है। तो इसे हम बोलते हैं कि जो साइंस ऑफ मैडनेस है वो एकदम कॉन्शियस हो गया, उसका माइंड कॉन्शियस था। तो उस सिचुएशन को हम यहां पर मेडिकल इंसैनिटी का नाम देते हैं। तो जो मेडिकल इंसैनिटीज हैं वो सभी की सभी कंसिडर नहीं होती हमारे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में। तो मेडिकल इंसैनिटी जो है वो अगर हमारे 84 की परव्यू की डेफिनेशन में अगर फॉल करता है, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। कि वो इनकैपेबल है माइंड, तभी वो इसमें कवर होगा। लेकिन अगर सिंपली आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक करता है कि वो क्या हो गया, कि जैसे दो इंसान लड़ रहे थे गाड़ी भिड़ने पे, गाड़ियों की टक्कर हो गई, वो जैसे गाड़ी से उतरते हैं श्लोक शुरू कर दिए उन्होंने अपने, तो जैसे ही उन्हें दिखा कि पुलिस आ रही है सामने से, वो एकदम सीधे हो गए, बिल्कुल सीधे होके अपना नॉर्मल बिहेव करने लगे। तो वो क्या हुआ, वो एक पॉइंट ऑफ सिचुएशन का था, वो उनका, उसको हम क्या बोलेंगे, एक अपना कंट्रोल लूज किया उन्होंने, माइंड का कंट्रोल लूज किया। इसके ऊपर भी मैं आपको आगे डिटेल में और बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो इसको हम यहां पर मेडिकल इंसैनिटी में कवर करते हैं, और इन्हें हर टाइप के मेडिकल इंसैनिटी को हम यहां पर कवर कंसिडरेशन 84 के अंदर नहीं दे सकते। तो उसके बाद जो हमारी बात आती है, एक केस था सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का 2011 सुप्रीम कोर्ट का, नोट कर लीजिएगा, सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2011 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हेल्ड हुआ? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाइफर्केशन कर दी, किस किस में? लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी में। और जो लीगल इंसैनिटी है वही बेस होता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। जब आप लीगली इंसेन हो जाएंगे, लीगली इंसेन कंसिडर हो जाएंगे, तभी आपको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की यहाँ पर कंसिडरेशन दी जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है। तो लीगल इंसैनिटी को समझने के लिए मैं एक आपको जजमेंट नोट करवा रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी वर्डिंग दूंगा, वो प्लीज नोट कीजिएगा, पहले वर्डिंग लिख लें आप। लीगल इंसैनिटी को वो क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट हमारी, सॉरी कर्नाटका हाई कोर्ट, वो बोलते हैं कि लीगल इंसैनिटी मीन्स द डिसऑर्डर ऑफ द माइंड which impairs the reasoning capacity of a man, his cognitive faculty to such an extent to render him incapable of understanding the nature and consequences of his act। ये जो जजमेंट है ये है सुनील संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993 कर्नाटका। कौन सी? सुनील संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993 कर्नाटका की। इसमें जजमेंट में ये हमें क्लियर किया गया कि जो हमारा लीगल इंसैनिटी है वो हम तभी कंसिडर करेंगे जब उसकी रीजनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई होगी, और वो इतनी एक्सटेंड तक, इतनी ज्यादा एक्सटेंड हो गई कि वो इनकैपेबल हो गया उस बात को समझने के लिए और उसके नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। तो उस सिचुएशन को हम यहाँ पर लीगल इंसैनिटी कहते हैं। तो इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली जजमेंट मैंने बताई थी आपको 2011 की, उसी में इसीलिए इसकी बाइफर्केशन की गई थी। तो आपको ये लैंडमार्क जजमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये प्लीज आप नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपको एग्जाम्स के अंदर कोट करने के लिए। तो फ्रेंड, जब आपको यहाँ से हमारा जो ये मेन पॉइंट था हमारा इंसैनिटी का, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा,
तो यहाँ से हम इतने सारे केस लॉस को डिस्कस करते करते जब हम आए तो यहाँ तक हमने देखा कि जो इंसैनिटी है कि वो हर टाइप की इंसैनिटी है, हर एक टाइप की इंसैनिटी यहाँ पर हमारी कंसिडर नहीं होती कोर्ट में। कोर्ट में कुछ इंसैनिटीज ऐसी होती हैं कि जो कंसिडर नहीं होती, क्योंकि कोर्ट कभी भी एक नॉर्मल इंसैनिटी को कवर नहीं करता। अगर आपकी कोई एक्सेप्शनल या कोई रेयर है इंसैनिटी जो कि आपको कंप्लीटली इम्यून करती है तो ही वो आपको इसमें कवर होती है। तो यहाँ से इसको कंप्लीट करते करते फिर मैं आपको यहाँ पर एक, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एम नॉर्टन का केस, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि हमारा इसका सेक्शन 84 का बेस है। तो एम नॉर्टन केस क्या था? एम नॉर्टन केस 1843 का केस है। तो जो एम नॉर्टन का केस हुआ, इसमें क्या था कि जो डैनियल एम नॉर्टन था उसे एक फोबिया था। क्या फोबिया था? कि जो सर रॉबर्ट पील है, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, कि वो उसे मारना चाहता है। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो उसे मारना चाहते हैं। तो वो उस इसमें क्या बोलते हैं, फोबिया में, उस फोबिया के अंदर वो उसे मारने के लिए जाता है कि कहीं वो मुझे ना मार दे। तो जैसे ही वो उनके ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर उन्हें उनका सेक्रेटरी मिलता है जो कि बैक साइड करके खड़ा था। तो वो उस सेक्रेटरी पर फायर करता है और वो सेक्रेटरी की एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो जब उसकी सेक्रेटरी की डेथ हो गई तो उसने, एम नॉर्टन ने, ये कोर्ट में प्ली ली कि मैं उस टाइम पर इंसेन था, और कोर्ट ने उसे कंसिडर कर लिया, उसे उसका बेनिफिट दे दिया। तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा रिवॉल्ट हुए। तो उस रिवॉल्ट के होने के बाद एक 15 जजेस की बेंच बिठाई गई थी, जो कि हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिठाई गई, जिसके अंदर मेजर 5 क्वेश्चन डिटरमाइन हुए थे जो कि डिस्कस हुए। तो वहां से जो क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड था वो एम नॉर्टन रूल निकालते थे वहां से। तो एम नॉर्टन रूल क्या थे वो मैं आपसे बताऊंगा, जो कि ये हमारे सेक्शन 84 का बेस बने। जो कि सबसे पहला रूल, हमारा सबसे पहला रूल ये बोलता है एम नॉर्टन का, वो ये बोलता है एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी सेम, कि ये बोलता है कि कोर्ट जो है वो हर एक आदमी को सेम प्रिज्यूम करेगी, किसी को भी वो कोर्ट इनसेन प्रिज्यूम नहीं कर सकती। क्योंकि आप देखिएगा कोर्ट में जब भी आप जाते हैं, कोर्ट आपको कंसिडर करेगी कि आप बिल्कुल वेल फाइन एंड फिट हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो आपको वो बात प्रूव करनी पड़ेगी। तो सेकंड बात जो आती है, हमारी सेकंड पॉइंट जो आया था एम नॉर्टन रूल का, वो ये था कि अगर आपको डिफेंस लेना है इंसैनिटी का, और वो आपको क्लियरली प्रूव करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में कोई लैक नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट आता है कि जो रॉन्गफुलनेस का टेस्ट है उसके अंदर राइट और रॉन्ग की जो डिस्टिंग्विशन है वो आप बिल्कुल भी ना कर पाए, तभी आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कहने का मतलब ये है, जो भी मैं आपसे सारे पॉइंट्स स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इतनी बड़ी वीडियो चल रही है हमारी, तो क्लियर करने का मकसद ये है मेरा एक एक पॉइंट का, कि जैसा कि आपने इंसेनिटी के बारे में समझा अभी तक, कि इंसेन होने का जब भी आप बेनिफिट लेंगे या किसी को दिलवाएंगे तो वो तभी बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप उसको कंप्लीटली, बिल्कुल 100% आप उसको कवर करेंगे। अगर आपका वहां पे कहीं पर भी आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपका वहां पर ये शो हो गया कि आपने ड्यू केयर एंड क्वेश्चन वहां ले सकते थे, आपकी खुद की मिस्टेक है, आपको वहां पर समझ थी, तो वहां पर आपको किसी भी फॉर्म में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां से आपको, मेरे को लगता है कि ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 84 का बेस क्या था, एम नॉर्टन 1843 का केस। तो यहां पे एक वर्ड यूज होता है सेक्शन 83 में एक, कि इनकैपेबल। जो इनकैपेबल वर्ड है उसके लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट केस है, दया भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का 1964 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ कि जो इंसैनिटी है, जो पर्पस है उसका, वो पर्पस ये है उसका कि वो कंप्लीटली इंपर्स होना चाहिए। क्या मतलब इस बात से निकलता है कि जब भी आप कोई बेनिफिट लेते हैं सेक्शन 84 में, जो आपका इनकैपेबल है, इनकैपेबल का मतलब यहां पर यह निकलता है कि आप कंप्लीटली इनकैपेबल हो, वहां पर आपको किसी भी फॉर्म में थोड़ा बहुत भी अगर आप में वहां पर करेक्शन शो हो गई तो वहां पर आपका इंसैनिटी का बेनिफिट आपको किसी भी फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो फिर जो इसमें एक लास्ट पॉइंट हमारा आता है वो ये आता है कि इंसैनिटी के अंदर हमारा कभी भी एक चीज कवर नहीं होती, जो कि कौन कौन सी है, जो कि अगर मान लीजिए एक्सट्रीम एंगर में कोई एक्ट किया गया, एनॉयंस में किया गया, मेंटल एगिशन में किया गया, और इररेजिस्टिबल इंपल्स की वजह से हुआ, और मेयर लॉस ऑफ मेयर कंट्रोल हुआ। मेयर लॉस ऑफ कंट्रोल से भी अगर आपका कोई एक्टिविटी होती है तो वो भी आपको यहां पर किसी भी फॉर्म में बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। देखिए, इंसैनिटी आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम लड़ रहे हैं तो मेरा उस टाइम मेंटल मैंने अपना आपा खो दिया, नहीं।
आपको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपकी गलती है, आपने उस टाइम पर उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया। तो एंगर, फ्यूरी, अनोयंस, मेंटल एगिशन, इरेजिस्टिबल इम्पल्स एंड मेरली लॉस ऑफ कंट्रोल, तो ये सारी बात अनसॉन्डनेस ऑफ माइंड में हमारी कवर नहीं होती। तो ओवर सेंसिटिव माइंड जो है वो भी हमारे यहाँ पर कवर नहीं होंगे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको जो सेक्शन 84 है वो इनफ कंटेंट मैंने आपको दे दिया है इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री एम नॉट इन केस 1843 का। आई होप कि आपको ये जो कंप्लीट टॉपिक है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आपको क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।